इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी क्लास 12 बैंकिंग का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे, जो है बिजनेस मैथमेटिक्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की वेटेज अगर हम बात करें तो करीबन 10 मार्क्स की रहती है। ठीक, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी आप कह सकते हो और बहुत ही इजी चैप्टर ये है अगर बात की जाए, क्योंकि बेसिक्स जो है इसके हमने वो 11th कह रहा हूँ, सॉरी, बचपन में ही सीख रखे हैं। मोस्टली चीज़ें आपने अकाउंट में भी कर रखी हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें जो हमें करना होता है, इसमें सीखना होता है, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखो, इंटरेस्ट निकालने के हम लोगों ने बचपन में दो मेथड पढ़े थे, दो तरीके पढ़े थे। एक सिंपल इंटरेस्ट मेथड हमारा और दूसरा होता था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें, सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला लगता था वो लगता था P इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी, जिसमें P आपका रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, आर रिप्रेजेंट करता है रेट को, और टी रिप्रेजेंट करता है हमारा टाइम को। लेकिन अगर आप इस साल अपनी 12th की बैंकिंग की बुक उठाएंगे तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो फॉर्मूला लिखा मिलेगा वो P इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन लिखा मिलेगा। तो बस कुछ नहीं किया गया है, एन को टी से रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब अभी भी वही है टाइम, कितने समय के लिए हमारे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक, अब इसमें और क्या याद करना है, तो इसमें और क्या पता होना चाहिए, तो इसमें हमें अगली चीज देखना है कि टी कैसे लिया जाएगा या फिर एन कैसे लिया जाएगा। हाउ टू यूज एन, एन का यूज कैसे करना है हमें, इसमें हमें ये देखना होता है। तो एन को यूज करने के लिए हमें देखना होगा कि हमें कितने टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, तो आप जो हो वो एन लोगे। 6 महीने का मतलब हो गया 6/12, जैसे पार्टनरशिप में लेते थे आप, इनटू, सॉरी, 6/12, इसको अगर आप सॉल्व करो आगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 और 0.5। ठीक, तो ऐसे करके लेना है। दूसरा, अगर आपसे इंटरेस्ट निकलवाया जा रहा है फॉर 3 मंथ, 3 मंथ मतलब क्वार्टर के लिए, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये हमें पता है। तो हमारा एन जो हो जाएगा वो 3/12 हो जाएगा। इसको अगर आप आगे करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 1/4 और 0.25। तो हमारे लिए अब ये 0.25 लगेगा। सिमिलरली, अगर आपसे इंटरेस्ट निकलवाया जा रहा है फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए, तो हम एन यूज करेंगे 1/12। ठीक, तो बस ये चीजें एन को यूज करते समय हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम बना लेते हैं और वो कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने डिपॉजिट करे 25,000 रुपए। ठीक, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट हम ले लेते हैं 10% पर एनम। ठीक, आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करो
पहला क्वार्टरली, दूसरा हाफ ईयरली और तीसरा एनुअल। ठीक, चौथा मंथली और पांचवा टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट। मतलब 5 साल बाद आपको कितना रुपया मिलेगा। ठीक, तो अब मैं पेज को पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। चलो, क्वार्टरली निकालते हैं। तो फॉर्मूला इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है आपका 25,000 इंटू रेट है 10%। क्वार्टरली निकाल रहे हैं मतलब 3 महीने के लिए निकाल रहे हैं, तो आप कितना लोगे। 3 महीने का हमने निकाला था, 3 महीने का था हमारा 0.25। ऊपर देख लेते हैं। देखो ये है इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ क्वार्टरली 0.25। तो हम इतना ले लेंगे, 625 रुपीज। तो ये आ गया। हाफ ईयरली में कितना आएगा, 25,000 इंटू 10/100 इंटू 0.5। अब आप इसे सॉल्व अगर करोगे तो 25,000 का 10% हो गया 2500। 2500 का हम 0.5 निकालेंगे तो आएगा 1250, 1250। एनुअल अगर आपसे कहा जाए तो एनुअल आ जाएगा 25,000 इंटू 10/100। अब 1 साल का पूरे निकालना है तो 1 आएगा। ठीक, तो ये 1 साल का आ जाएगा 2500। ऐसे ही सिमिलरली आपसे मंथली अगर कहा जाए तो 25,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। तो ये आएगा 208.33। राउंड ऑफ करके हो जाएगा 208। अब टोटल पैसा 5 साल बाद कितना मिलेगा, तो उसको निकालने के लिए पहले हम 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 5 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 25,000 10% के हिसाब से इंटू 5। एक जीरो से एक गया, एक से एक जीरो गया, तो 0 0 5 5 टू लगा के यानी 5 2 जा 10 और 2 12। 25,500 का इंटरेस्ट, इसके साथ प्रिंसिपल कितना। प्रिंसिपल हमारा जो लगेगा वो लगेगा 25,000 रुपये। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा निकल के अमाउंट हमें कितना मिलेगा 5 साल के बाद। बस इतनी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में आपसे निकलवा सकते हैं। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम ही चीजें लगती हैं, फॉर्मूला सेम अप्लाई होता है। ठीक है, एन भी सेम रहेगा,
टाइम भी सेम रहेगा। फॉर्मूला सेम, एन के रूल्स भी सेम और आर भी सेम रहता है। लेकिन अगर आपसे वो डायरेक्टली अमाउंट निकलवा ले कि 10 साल के लिए आपने पैसे जमा करे हैं, 10 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो अब 10 साल तक थोड़ी नहीं निकालते रहोगे बार बार करके, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट निकालोगे, उस पे जोड़ोगे, तो ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हो। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है जो होता है P इंटू ब्रैकेट 1+R/100 ब्रैकेट क्लोज n। इस फॉर्मूले को लगा के आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक, बात वही है, तीनों चीजें पता है, प्रिंसिपल, आर से रेट और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टाइम्स या फिर टाइम आप कह सकते हो। अब इसमें आर कैसे लिया जाएगा, तो हाउ टू यूज आर। तो यहाँ पे आर कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस बेसिस पे निकाल रहे हो। जैसे कि आप अगर निकाल रहे हो, ठीक, क्वार्टरली बेसिस पे, आर विल बी टेकन एज क्वार्टरली बेसिस। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे निकाल रहे हो और रेट क्वेश्चन में आपको 10% दे रखा है, तो देन आप आर क्या लोगे, 10% डिवाइड बाय 4, 2.5% लोगे। ठीक, सिमिलरली आप अगर हाफ ईयरली में निकाल रहे होगे तो यहाँ 4 की जगह आप 2 कर दोगे, तो ये आपका 5% आ जाएगा। दूसरा, हाउ टू यूज एन। एन का कैसे यूज करना है, तो एन को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन में आपको यहाँ यही देखना है कि वो भी क्वार्टरली बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जा रहा है या ईयरली बेसिस पे। अगर क्वार्टरली बेसिस पे किया जा रहा होगा, एन विल बी टेकन एज क्वार्टरली बेसिस। तो आप क्या मान के चलोगे कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर एन आपको, इफ एन जो है वो 5 इयर्स है, तो देन n इज इक्वल टू आप लोगे 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक, तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। ऐसा कब अप्लाई करोगे, जब आपसे डायरेक्टली अमाउंट ही निकलवाया गया होगा। ऐसा आप खाली तब ही कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तो इसका लिए भी एक समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज करते हैं कि हमने क्या करा, एक डिपॉजिट करा बैंक के अंदर, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। ठीक, जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 20% है। हमने जमा पैसे कितने समय के लिए किए हैं, तो हमने जमा किए हैं 5 साल के लिए। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है मंथली इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, शुरू के 3 महीने के लिए।
तो कैसे निकालेंगे, निकालते जाते हैं, साथ साथ देखते जाते हैं। ठीक, तो इंटरेस्ट निकालते हैं हम फर्स्ट मंथ का। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 लाख इंटू रेट 20% इंटू, हम शुरू के 3 महीने के लिए निकाल रहे हैं तो एन का सेम रहेगा 0.25। तो अगर बात की जाए 1 लाख का 20% हो गया 20,000, 20,000 का 5,000 आना चाहिए। 1 लाख का 20% इंटू 0.25, 5,000। तो हमारा फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कितना आ गया, 5,000 आ गया। ठीक, अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, सेकेंड मंथ का निकालेंगे। लेकिन सेकेंड मंथ का निकालने से पहले याद होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे, अमाउंट निकालते थे। तो अब आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अमाउंट आ गया 1,05,000 रुपए। अब हम सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये अमाउंट चाहिए होगा। हम अब प्रिंसिपल पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में हर महीने, अगर मैं बात करूं सेकंड मंथ भी हमारा 5,000 ही निकल के आता, तीसरा निकालते तब भी 5,000 ही निकल के आता, मतलब हमेशा 1 लाख पे ही निकलता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बस यही चेंज हो जाता है, ये अमाउंट जो है वो हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल चेंज होता रहेगा। इनटू, हम फिर से मंथली 3 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, सॉरी ये मंथ लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ क्वार्टर कर लो। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर और ये हो गया सेकेंड क्वार्टर। ठीक, इंटू 0.25। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1,05,000 इंटू 20% इंटू 0.25, 5,250। ठीक, अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा, अब कौन सा प्रिंसिपल लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे अब ये वाला 1,05,000 प्लस 5,250। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,10,250। इसी सेम पैटर्न पे आप क्या कर सकते हो, थर्ड क्वार्टर का निकाल सकते हो। ठीक, मैं खाली फॉर्मूला लिख के छोड़ देता हूँ, ये थर्ड क्वार्टर का निकालने के लिए अब हम अमाउंट लेंगे 1,10,250 इंटू 20/100 इंटू 0.25। ठीक, तो इसको आप अगर निकालोगे तो आपका निकल के आ जाएगा ये 5,512.5। ठीक, अमाउंट निकालने के लिए अब कितना अमाउंट हो गया हमारे पास, अब टोटल हो गया 1,10,250 प्लस 5,512.5, तो 1,15,762.5। अब अगले क्वार्टर पे इंटरेस्ट इस अमाउंट पे निकलेगा। तो ये होता है एक तरीका। ठीक, दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा हाफ ईयरली पूछ सकते हैं, तो वो भी ऐसे ही सेम निकलेगा, तो निकालने की कोशिश करना। ठीक, तीसरा क्या पूछ सकते हैं,
तीसरा वो ईयरली पूछ सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 years, अगले 3 सालों के लिए। ऐसे ही फॉर नेक्स्ट 3 halves, अगले 3 halves के लिए। ठीक, तो ये खुद करने हैं। जैसे क्वार्टरली वाले हुए हैं, सेम टू सेम ये वैसे ही होंगे, सेम एज क्वार्टरली। बट एन जो है वो चेंज हो जाएगा। जब आप हाफ के लिए निकालोगे तो एन लोगे 0.5, जब आप ईयरली के लिए निकालोगे तो एन लोगे 1। और चौथा, अगर आपसे मंथली भी निकलवाए फॉर नेक्स्ट 3 months, तो आप एन लोगे 1/12। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना है और हर बार अमाउंट वैसे ही आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आ सकता है। पांचवा, हो सकता है आपसे वो अमाउंट पूछ ले आफ्टर 5 years, कि 5 साल बाद हमें टोटल कितने रुपए मिलेंगे। तो उसके लिए अब हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने सीखा था, प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट 1+r अपॉन 100 ब्रैकेट बंद की पावर n। ठीक, आर रेट हमारा 10% था, हम क्वार्टरली ही निकालेंगे तो 2.5 हो जाएगा। एन की मैं बात करूं, 5 साल हैं और 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 20 हो जाएगा। प्रिंसिपल 25,000 इंटू 1+ आर की जगह हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, आर की जगह आप लिखेंगे 2.5 अपॉन 100 की पावर 20। ठीक, वैसे ऐसा आने के चांसेस बहुत कम है कि इतना आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपकी हार्ड हो जाती है। उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा आता है तो आप इसे आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 102.5 अपॉन 100 की पावर 20। फिर हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे ये वाला और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे नीचे, और फिर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी इस प्रकार की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25,000 इंटू ब्रैकेट 1.025 की पावर 20। अब आपको इसकी पावर 20 को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, जो कि बिना कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं है। ठीक, बाई चांस आप कर भी लेते हो तो आपका जो आंसर आएगा, बाय कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैन्युअली सॉल्व करना मुश्किल है। मैथ्स में कोई ट्रिक हो तो पता नहीं, लेकिन कोई ट्रिक सीखना बेकार है, आधा नंबर का ही फर्क पड़ेगा। क्योंकि बस अगर आपका टारगेट पूरा है तो आप इसकी कोई ट्रिक किसी से पूछ सकते हो, कोई मैथमेटिक्स का टीचर हो तो उससे आप कंसल्ट कर सकते हो, वरना अदरवाइज आप यहीं पे भी छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये इसका इतना आंसर आ जाएगा। आपको टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 1,06,, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक, ये गलत लिखा है। ठीक है, तो इसकी पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। 5.025 ब्रैकेट क्लोज पावर 20, तो ये इतना आएगा, 25,000 इंटू 1.63, 86 आगे बहुत बड़ा आ रहा है, 1.63 तक ले लेता हूँ बस खाली।
ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, तो ये आएगा करीबन 40,965.41। ठीक, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो। ठीक, तो ये आता है, इतना आ सकता है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, जो अगला टॉपिक होता है कि ईएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें ईएमआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक, इसको कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको खाली याद कर लेना है एग्जाम में। वैसे अब तक इसका कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जिसमें आपसे ईएमआई कैलकुलेट करवाई हो, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और मैनुअली आज के टाइम पे भी इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसको एक्सेल शीट यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको खाली ये फॉर्मूला याद कर लेना है। एक एमसीक्यू में आ सकता है, हो सकता है लिखने को भी आ जाए। ठीक, तो बस इसलिए याद कर लेना और कुछ नहीं करना है। 1+r/1200 ब्रैकेट क्लोज -1 जा गया ब्रैकेट। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बस आपको ये याद करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं वो मैं बता देता हूँ। पी क्या होता है, पी होता है प्रिंसिपल लोन अमाउंट। ठीक, एन क्या है, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और जो आपका आर है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो होता क्या है, ये ईएमआई में बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कोई इंसान बाजार गया और उसने बाजार में देखा कि एक मोबाइल फोन है जो उसे पसंद आया। उसने पूछा कितने का है, दुकानदार ने बताया कि 25,000 रुपए का है। उस इंसान ने अपना पॉकेट चेक करी तो पता लगा कि पैसे तो है नहीं। तो उसने कहा कि यार पैसे तो है नहीं। दुकानदार ने फोन बेचने के लिए उसे एक ऑफर दिया। उसने कहा कि पता है आप फाइनेंस पे ये फोन ले सकते हो। फाइनेंस पे कैसे? उसने कहा आप बैंक के थ्रू फोन फाइनेंस करा दो और बैंक जो है आपकी 25,000 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट्स बना देगा। जितनी आप चाहोगे उतनी इंस्टॉलमेंट्स बना देगा। मतलब आपको 25,000 रुपए अब एक बार में देने की जरूरत नहीं है। 25,000 रुपए आप चाहो तो 5 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो और आप फोन आपका हो जाएगा और फोन आपको ये अभी ही मिल जाएगा। ठीक, इंस्टॉलमेंट आपको नेक्स्ट 5 महीनों में चुकानी होंगी विद इंटरेस्ट। ठीक, तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं इन्हीं को कहा जाता है ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। बेसिकली ये आप अच्छे से याद कर लेना। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अगला, अगला क्या आता है, अगला जो है अगर मैं बात करूं तो आता है सिंपल सा एक टॉपिक आता है, उसको मैं एंड में कवर करूंगा। कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी
ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेट ऑफ मैच्योरिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है कि वो किस डेट को मैच्योर होगा। ठीक, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है। तो सर वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, होता क्या है? तो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो उधार सामान खरीदने या बेचने के लिए यूज किया जाता है। ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा बिल रिसीवेबल और एक होता है हमारा बिल्स पेबल। तो कहानी क्या होती है? कहानी कुछ ऐसी होती है, सपोज करो तुम्हारी दुकान है, तुमने किसी इंसान को कुछ सामान बेचा, उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं आपको ये पैसे बाद में दूंगा। तुमने कहा मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तुम मुझे लिख के दे दो कि कब दोगे। उसने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पे लिखा मैं तुम्हें इतनी तारीख को, तुम्हारा नाम डाला, 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, और यहाँ आपने साइन कर दिए और तुम्हारे साइन कर दिए, इस पे आज की तारीख भी लिखी होगी कि ये कब हो रहा है। सपोज कर लो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये बिल जो तुम्हें मिला, इसने ये बिल तुम्हें आज की तारीख में दिया, जो कि है 22/3/2026। ठीक, तो ये तुम्हें पैसे लेने हैं, तो तुम्हारे लिए ये कहलाता है बिल रिसीवेबल। बिल पेएबल जस्ट इसका उल्टा होता है। जब हम सामान खरीद के लेके आते हैं, अगर हम किसी से सामान परचेज करेंगे, उसके बदले उसे पैसे देने की जगह हम एक कागज का टुकड़ा दे दें जिस पे लिख दें कि हम आपको पेमेंट जो है वो 4 महीने बाद करेंगे, और साइन कर दें, उसके भी साइन ले लें, तो ये हमारे लिए हो जाता है बिल्स पेएबल। अब इसकी ड्यू डेट निकालनी होती है, तो कैसे निकालनी होती है इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी? तो हमें क्या करना होता है, इसमें बहुत सिंपल है, कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को हमें इसमें फॉलो करना होता है। तो रूल्स क्या है जो हमें इसके लिए फॉलो करने हैं? तो सबसे पहला रूल है, ठीक, एड 3 days ऑफ ग्रेस टू डेट ऑफ मैच्योरिटी। और दूसरा होता है हमारा, इफ डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे। फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, ड्यू डेट will be next preceding डे। तो जो ड्यू डेट होगी वो नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे की हमारी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे का मतलब हो गया, अगर हम बात करें जो अगला दिन होगा वही हमारा इसमें यहाँ पे कंसिडर करा जाएगा। इसके एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, देखो दिखा देता हूँ कि एक दो तुम्हें कोई एग्जांपल क्वेश्चन में प्रीसीडिंग डे मतलब पिछले दिन की हो जाएगी। प्रीसीडिंग मतलब पिछले दिन की हमारी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये बिल पेबल था हमारे पास 22 तारीख वाला। ठीक, इसकी 3 महीने की डेट थी, तो ये हमें आज
हमने सामान बेचा है, हम इससे 3 महीने बाद पैसे लेंगे, तो पहले तो इसमें 3 महीने ऐड करो। 3 महीने ऐड करने का मतलब 22 3 के बाद 22 4, 22 5 और 22 6। ठीक है, तो 22 6 2026 आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी कायदे में। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे मैच्योर, आपको 3 दिन का ग्रेस ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी 25 6 2026 हो जाती है। ठीक, और बाई चांस से अब अगर इस तारीख को कोई पब्लिक हॉलिडे है, या फिर अगर हम बात करें संडे है, तो जो ड्यू डेट होगी वो आपकी फिर 24 तारीख कर दी जाएगी। ठीक है, तो इतना हमें इसमें ध्यान रखना होता है करते समय बस। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और होता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये कैसे निकलता है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही यूज की जाता है, बस ये डेली बेसिस पे निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है वो डेली बेसिस पे निकलता है। डेली बेसिस पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर ही ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। हाँ, ठीक, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे हम एंड में, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वो करेंगे। अब इसके बाद और छोटे छोटे टॉपिक्स हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। तो एक आपको छोटा सा टॉपिक इसमें कवर करना होता है, फिक्स्ड। एक छोटा टॉपिक हमें कवर करना होता है इसमें, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, ये क्या होता है, देखो, ये अगर बैंक किसी इंसान को लोन देता है और उससे उसके बदले कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, मान लो 10%, ये इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब ये अगर चेंज नहीं होगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, तो हमारा ये जो होता है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कहलाता है। लेकिन दूसरा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है, इस सिचुएशन में अगर बैंक ने किसी इंसान को कोई लोन दिया है, उस लोन के बदले बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करने को कहा 10%, अब ये इंटरेस्ट जो होगा वो चेंज होगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होगा। अगर कैसे चेंज होगा, अगर मार्केट में ये रेट जो है बैंकों को कम करना पड़ गया, 8% करना पड़ गया, तो अब इस इंसान को खाली 8% ही देना है। फ्लोटिंग में ऐसा नहीं होगा, इस पे 10 है तो ये 10 ही पे करेगा। इस तरीके से ये बढ़ भी सकता है, अगर बढ़ गया तो इसे 12 पे करना पड़ेगा फ्लोटिंग में, लेकिन 10 ही पे करना पड़ेगा। दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसमें आता है अगला, जो तीसरी चीज हमें पढ़नी होती है वो होती है बेस रेट। बेस रेट क्या होता है, देखो बेस रेट क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे ये बैंक है, बैंक के पास कोई एक इंसान आया, उसने बैंक से कहा मुझे लोन चाहिए, बैंक ने उसे लोन दिया। इस लोन के बदले
अब बैंक इससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सपोज कर लो 10%। तो ये 10% इंटरेस्ट ही क्या कहलाता है, बेस रेट कहलाता है। ठीक। अब और भी सर रेपो रेट वगैरह होते हैं, उसमें इसमें क्या फर्क है, अगर हम बात करें जो हमने पहले चैप्टर्स में कवर कर रखे हैं इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो आरबीआई से बैंक जब लोन लेगा तो उसके बदले जो इंटरेस्ट देगा, अगर वो लोन लॉन्ग टर्म का होगा या शॉर्ट टर्म का होगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। लॉन्ग टर्म होगा तो बैंक रेट हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म होगा तो रेपो रेट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच ये फर्क होता है, मतलब बैंक जो अपने बोरोवर से लोन इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन के ऊपर, ये हमारा बेस रेट होता है। ये बेस रेट जो होता है ये कैलकुलेट किया जाता है बाय बैंक इटसेल्फ, मतलब बैंक ये खुद कैलकुलेट करते हैं अपने आप। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई कुछ गाइडलाइंस इशू करता है, उन गाइडलाइंस के बेसिस पे ही इस बेस रेट को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अगला कुछ और टर्म पढ़नी है, वो है MIBOR। तो ये क्या होता है, ये होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अब ये होता क्या है, MIBR वो रेट होता है जिस रेट पे मुंबई के अंदर जो बैंक्स होते हैं, इस मुंबई के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे से लोन लेते हैं या देते हैं। ठीक, तो ये MIBOR होता है हमारा, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ठीक, तो इसमें इतने ही टॉपिक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5 ईयर डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं पहले हम। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखना होगा। 1 लाख का 5% इंटू हम 1 साल का निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5,000। ठीक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए 1,05,000, इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,05,000। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल गया, अमाउंट निकल गया। अब आएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा 1,05,000 इंटू 5/100 इंटू टाइम 1। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 5250। अब आप अमाउंट निकाल लेंगे, 1,05,000 प्लस 5250, तो ये हो जाएगा 1,10,250। तो तीन से अब आएगा हमारा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर पे हम फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, 1,10,250 इंटू 5/100 इंटू 1। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 5,512.5। अब अमाउंट हो जाएगा
अगर हम बात करें 1,10,250 प्लस 55,125, तो अमाउंट हो जाएगा 1,15,762.5। टाइम की टेंशन मतलब 3 घंटे का टाइम होता है, बहुत टाइम होता है पेपर में, मोर देन इनफ होता है बैंकिंग के में। फोर्थ ईयर। अब मैं इससे क्यों निकाल रहा हूँ, अमाउंट वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि फिर उसमें एन कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आएगी। 5 साल का है, क्वार्टरली बेस पे लोगे तो फिर वो 20 पहुंच जाएगा। और अगर ईयरली बेसिस पे हम कैलकुलेट करें तो हमारा वो 5 रहेगा, तब भी आपको मतलब वो कैलकुलेट तो करना ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उससे बढ़िया ये कर लें। तो चौथा साल आ गया, अब हमारे पास इतना अमाउंट है, इंटू 5%, इंटू 1, इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 5,7,88,125। ठीक है, तो अब आपका अमाउंट अगर हम बात करें तो खो जाएगा, अमाउंट जो निकल के आएगा वो 15762.5 प्लस 5,788,125, तो 121,550.625। ठीक, 4 साल बाद इतना अमाउंट हो गया। अब हम 5वां साल यहाँ निकाल लेते हैं। तो 5 साल के बाद हमारा इंटरेस्ट लगेगा 1,21,550.625 इंटू 5/100 इंटू 1, तो इसका 5%, ये आ जाएगा 6,077.531। ठीक, आगे भी लिख सकते हो। अमाउंट क्या आ जाएगा, तो 1,21,550.625 प्लस 6,077.531, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 1,27,628.15। ये हमारा आंसर है। तो इसे आप वहाँ पे ब्लॉग भी बना के आओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखो पूछा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर बात करें तो 3 मार्क्स का पूछा गया था। साथ जहाँ पूछा है डिफरेंशियल बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको सबसे एंड में करेंगे। एक वो भी रह गया है अभी सेविंग्स वाला, वो भी इन क्वेश्चनों की मदद से ही हम कर लेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है एम ने डिपॉजिट करे हैं, 2 लोग दे रखे हैं आपको। तो मैं पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक एम दे रखा है और एक एन दे रखा है। ठीक, एम ने डिपॉजिट करे कितने रुपए, 1,00,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक में। इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम है। ठीक, एन ने क्या करा, 1,00,000 रुपए अपनी फ्रेंड को दिए लोन पे। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो 5% है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका कंपाउंड लगेगा, और इसमें जो लगेगा वो आपका सिंपल लगेगा। तो उन्होंने 3 चीजें पूछी हैं आपसे। पहला, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव बाय एन, कितना अमाउंट एन को एम को मिलेगा। तो एम का निकाल लेते हैं और एन का निकाल लेते हैं। तो पहला पार्ट, एन को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक 3 साल के बाद। टाइम भी दे रखा है क्योंकि 3 इयर्स, और क्वेश्चन में यहाँ पे भी टाइम दे रखा है 3 इयर्स। तो पहला है पार्ट, हाउ मच अमाउंट एम को कितना मिलेगा, एन को कितना मिलेगा, और किसको ज्यादा रुपए मिलेंगे 3 साल के एंड में। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट एम वाला कंपाउंड पे है, तो पहले कंपाउंड निकालते हैं। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट निकालेंगे, 1,00,000 का 5%, कितना आ गया, 5,000।
अमाउंट निकालूंगा तो 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000। ठीक, फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर 1,05,000 इंटू 5/100 इंटू 1। 1,05,000 का 5% आ गया 5250। ये भी जो कैलकुलेशन की थी वही है पूरी पूरी हम लोगों ने। तो इसे अगर हम प्लस कर दे तो 1,10,250 आ जाएगा। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर बाद कितने रुपए हो जाएंगे इसके? तो इंटरेस्ट निकालते हैं। 1,10,250 इंटू 5/100 इंटू 1 इंटू 5%, तो आएगा 5512.5। अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 1,10,250 और 5512.5, तो इसके पास टोटल रुपए हो गए होंगे अब तक 1,15,62.5। इसके पास इतने रुपए होंगे 3 साल के बाद। ठीक, तो एम को कितने मिलेंगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ तक ले लेता हूँ। एम विल गेट रुपीज 1,15,762.5 आफ्टर 3 years। ठीक, तो एम का तो आ गया। अब चलो एन की चलते हैं। तो एन का सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। 1 लाख इंटू 5/100 इंटू 3 साल का। हर साल का भी निकालूंगा तो वही निकल के आएगा, कोई फायदा नहीं, तो इकट्ठा 3 साल का निकाल लेते हैं हम। तो आ जाएगा कितना? 15,000। तो अमाउंट कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख प्लस 15,000, तो 1,15,000। तो यहाँ आप लिख दोगे एन विल गेट रुपीज 1,15,000 आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद। तो दो पार्ट हो गए। ठीक है हमारे। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। किसको पैसे ज्यादा मिले? तो एम विल गेट मोर बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो बस इतना लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगला, आर ने इन्वेस्ट करें आ 8,000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 8,000। टाइम कितना हो गया? 2 साल। इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। कंपाउंडेड एनुअली। टोटल अमाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव बाय आर। तो हमें टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट बताना है कितना मिलेगा उसे। तो देख लेते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला? फर्स्ट ईयर में 8,000 का 10% मिलेगा, पूरा पूरा कितना? 800। तो अमाउंट हो जाएगा 8,800। ठीक, फिर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 8,800 का 10%, 880। ठीक, अमाउंट हो जाएगा 9,680। 800 800 1600 और 80 80। ठीक, तो अब आपको जो अमाउंट पूछा था
टोटल आंसर लिख देंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय, क्या नाम दे रखा था, आर, विल बी रुपीज 9,680. टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय आर विल बी, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल 800 का, दूसरे साल 860 का, तो 1660 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दे रखा है देयर इज अ 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कि कोई एक अमाउंट था, सपोज कर लो एक्स था, वो जो है वो 60% से बढ़ गया, मतलब 60% से बढ़ गया, तो यानी कि इतना हो गया होगा। ठीक, एक्स प्लस 60% ऑफ एक्स हो गया होगा, कॉमन सी बात है। तो कंपाउंड व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 12,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। तो पहले तो तुम रेट निकालो, तो खुद सोचो 60% की ग्रोथ हो रही है, कितने साल में, 6 साल में, तो रेट कितना होगा, 10% होगा। अब सिंपल है, आप निकाल सकते हो 3 साल बाद बहुत ही प्यार से, किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा के, या आप चाहो तो एक एक करके भी निकाल सकते हो, तो खुद ट्राई करके देखना, निकल जाएगा, इजी है। आगे देखते हैं क्योंकि इसमें और भी करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेज ऑफ ग्रेस, आपको यहाँ पूछा है डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं, तो डेज ऑफ ग्रेस जो होते हैं वो लिख दोगे, इसमें जो हम दिन देते हैं ड्यू डेट के बाद मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए 3 दिन का ग्रेस दी जाता है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, उसे हमारा डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। कैलकुलेटेड ड्यू डेट फॉर द बिल ड्रॉन ऑन 29 जनवरी 2018, 29 जनवरी को 2018 को ये बिल ड्रॉन हुआ है, एक महीने बाद होगा। तो पहले तो देखना पड़ेगा 2018 लीप ईयर है या नहीं है। ठीक, तो इससे इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। बचपन में याद होगा, तरीका सिखाया गया था, अगर पूरा डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, और नहीं होता है तो नहीं है, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि लीप ईयर नहीं है, यानी कि फरवरी में 28 दिन होंगे। तो बिल अगर हम बात करें 29 जनवरी का है, इसमें तुम एक महीना अगर जोड़ोगे तो निकल के आएगा तुम्हारा 29 फेब, लेकिन 28 है तो क्या निकल के आएगा, 1 मार्च। फिर इसमें आप 3 दिन जोड़ोगे ग्रेस के, तो क्या निकल के आएगा, 4 मार्च निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा 4 मार्च को ये बिल ड्यू होगा, तो आपको ये निकाल के दिखा देना है, वहां पे शो कर देना है। तो अब देखो वो आ गया सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, जो मैंने कही थी कि सेविंग अकाउंट पे कैसे निकलता है, हम देखेंगे। तो ये लास्ट है, ठीक, तो इसे कर लेते हैं फटाफट से। ठीक, तो देखो क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। एग्जाम में आया हुआ भी है, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। ऑन 1/4/2018 को सुशील के बैंक अकाउंट में 75,000 रुपए हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में। उसने 7 तारीख 2018 को 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा करे, ठीक, और 50,000 रुपए 30/4/2018 को जमा करे। विड्रू करें कितने कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए 9/4/2018 को, और 62,000 रुपीज निकाले हैं 24/5/2018 को। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट 6% के हिसाब से हमें, फॉर द पीरियड ऑफ 1/4/2018 से लेके 3/2018 तक। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए देखो हमें पीरियड एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट, ठीक है,
यहाँ पे हम थोड़ी बैलेंस की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया भी था कि क्लोजिंग बैलेंस पे ये निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा कि हमारा कितना क्लोजिंग बैलेंस है। फिर यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज ले लेंगे। ठीक, फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेंगे। जैसे अब देखते हैं, तो 1 तारीख को 1 अप्रैल को हमारे खाते में कितना पैसा था? 75,000 रुपये था। 75,000 ही क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा। ठीक, अब नंबर ऑफ डेज में आपको तब तक कुछ नहीं लिखना है, अब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो अब देखो ट्रांजेक्शन कब हुआ। पहला देखो ट्रांजेक्शन 1.5 लाख रुपए जमा करे हैं 7/4 को, फिर 30/4 को, 9/4 को पैसे निकाले तो 9/7 में पहले कौन आया? 7/4 आई। तो 7 अप्रैल को हमने क्या करा? 75,000 रुपए में 1.5 लाख रुपए और जमा करा दिए। तो कितने रुपए हो गए होंगे? 2,25,000 रुपए हो गए होंगे। हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे? तो हमारा जो बैलेंस आया होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना आया होगा? हमारा बैलेंस आ गया 2,25,000 रुपए। अब तुम्हें क्या करना है? अब डिफरेंस लिखना है। किस किस का डिफरेंस लिखना है? 1 अप्रैल और 7 अप्रैल के बीच में कितना फर्क आया? कितने दिन का फर्क है? 6 दिन का। तो 6 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आप क्या करोगे? अब आपको इस 75,000 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आंसर आएगा वो आपको प्रोडक्ट में लिख देना है। तो ये 75,000 की अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 4,50,000 रुपए। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। 7 अप्रैल के बाद आएगी 9/4/2018, यानी कि 9 अप्रैल। बीच में गैप कितना है? 2 दिन का है सर। अब खाते में कितने रुपए थे हमारे? 2,25,000 रुपए थे। 2,25,000 रुपए में से हमने कितने निकाल लिए? 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। ठीक है, 9 अप्रैल को। तो बैलेंस कितना बचा? 75,000 बचा। अब क्या करेंगे? इस 2,25,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो आपने, सॉरी, 4,50,000। ठीक, 2,25,000 इंटू 2, 4,50,000 आ गया। अब 9 तारीख के बाद क्या हुआ? हमने 30/4 को जमा कराए हैं और 62,000 रुपये 25/5 को निकाले तो 30/4 आएगी। अब इसके बाद 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को 50,000 रुपये जमा हुए। तो 75,000 प्लस 50,000 कितने रुपए हो गए? 1,25,000। तो अब कितने दिन का फर्क है? अगर यहां से देखो तो 21 दिन का फर्क है। तो 75,000 की अब आपको 21 से मल्टीप्लाई करनी है और जो आएगा उसे यहाँ लिखना है। आएगा 15,75,000। अब 30 अप्रैल के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? 30 अप्रैल के बाद 24/5 को, मतलब 24 मई को, क्योंकि अप्रैल 30 की ही होती है। ठीक, तो सही है। अप्रैल, हाँ, अप्रैल 30 की होती है। अप्रैल 30 की होती है ना, हाँ। ठीक, तो कितने रुपए रह जाएंगे? अब हमारे पास बैलेंस था 1,25,000 रुपए। हमने कितने निकाल लिए? 62,500 निकाल लिए। 1,25,000 में से 62,500 निकल गए। तो कितने बच गए? अगर हम बात करें 24 मई को हमारे पास पैसे बच गए टोटल 62,500, आधे ही बचे। अब कितने दिन का फर्क? तो 24 दिन का फर्क। मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं तो फटाफट कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा
30 लाख। ठीक, अब आपसे क्या कहा है, 30 तारीख को हमें, 30 जून को कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, फिर हम ये मानेंगे क्योंकि 30/6 का है तो 30 जून को पैसे निकालने हैं, तो हम ये मान के चलेंगे 62,000 ही होंगे, तो 62,500 का ही बैलेंस होगा। तो 24 मई से 30 जून तक कितने दिन, 24 मई से 24 जून तक तो हो गए 30 दिन, और फिर वो 6 यानी कि हो गए 36 दिन। तो इन दोनों की आपस में अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 36 नहीं बल्कि 38 दिन हो गए। मई में 31 होते हैं, हम तो भूल ही गए। ठीक, तो 38 दिन हो गए हमारे टोटल। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 23,000, सॉरी 23,75,000। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम का टोटल करना है, और इन डेज का भी आप टोटल कर लो। जब इस कॉलम का टोटल करोगे तो आएगा 78,50,000, और इनका टोटल करोगे तो 91, और वैसे भी करोगे तो 91 ही आएगा। कैसे, अप्रैल के 30 दिन, 31 दिन मई के, और जून के 30 दिन। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आ गया। चलो, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें बस सिंपल सा अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट निकालने का। तो इंटरेस्ट निकालने का हमारा अब फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/365, क्योंकि डेली बेसिस पे निकाला जा रहा है तो इसलिए ऐसा आएगा। तो ये 78,50,000 इंटू, मान लो 4% सेविंग पे 4% मिलता है, क्वेश्चन में दे भी रखा है क्या, 6% क्या रखा है भाई, तो हम 6% ही यूज करेंगे क्योंकि 6 क्या रखा है, 6% इंटू 1/365। जब इसको हम पूरी काटा पीटी करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बड़े प्यार से ये सॉल्व। तो आपका कुछ आंसर आएगा 1290.41। तो 3 महीने में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा अपने बैलेंस के ऊपर। तो ये एक क्वेश्चन आता है सेविंग के ऊपर, ये भी हमने कवर कर लिया। इसके बाद नॉर्मल से एक रहता है तो वो भी कवर करा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन जो मैंने कहा था कभी कभी आ जाता है, पीछे भी कहा था। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपका डिफरेंस है डेफिनेशन के बेसिस पे। सिंपल इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड द सम paid back for using the borrowed money over a period fixed period of time। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं कि ये जो सम हम पे बैक करेंगे यूजिंग द बोरोड मनी का इस्तेमाल करके ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड व्हेन द सम प्रिंसिपल अमाउंट exceeds the due date for payment along with the rate of interest for a period of time। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं कि ये एक सम होता है प्रिंसिपल अमाउंट का जो कि ड्यू डेट को एग्जीड कर जाता है फॉर पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आप इसका फॉर्मूला लिख दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे वो ये प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 वाला अपना वाला फॉर्मूला, अमाउंट निकालने वाला। अगर आप इतना पोर्शन देखोगे तो ये वही है आपका अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, रिटर्न, इस पे हमें बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, इस पे बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट रहता है, और देखा आपने प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पे चेंज होता रहता है पीरियड के हिसाब से। ग्रोथ,
यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब एक से ही ग्रोथ होगी, और यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती है लगातार। इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता है। यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, और उसके साथ जो उस पे अब तक इंटरेस्ट चार्ज हो चुका होता है उसके ऊपर। तो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो डिफरेंस में इसमें से कुछ याद कर लेना, 3-4, बस, और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पे इसमें खत्म होता है।